हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन साइंस के। आज इसमें बात करेंगे हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 13 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। इसी बेस पर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आप इनके समकक्ष क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इनमें से बताना है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में कमी होती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है आपको कि परमाणु हो, आयन हो या अणु हो, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो आपको इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण को दूसरा नाम उपचयन भी बोला जाता है। ठीक है, जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे उपचयन अपक्रिया कह सकते हैं या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे आगे हम, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा इनमें से विकल्प दिया है, परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा विद्युत या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो आपको पता है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। इसमें क्या होता है, सूर्य में सर्वाधिक जो है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक सूर्य में हाइड्रोजन पाई जाती है। इसमें जो हाइड्रोजन है इसके चार अणु हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये भारी उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन अपक्रिया। लेकिन जो परमाणु बम होते हैं वो आपके विखंडन पर आधारित होते हैं, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक ऑटो एटॉमिक नंबर दर्शाता है। आपको बोला गया है न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक में परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। आपको पता है एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे एक कोई भी तत्व लेते हैं, उसके अंदर क्या है, या तो प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके कक्षा में चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है, इसके बाहर की ओर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो बोला जा रहा है कि परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है। किसी भी नाभिक में, किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको याद रखना है जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको ही परमाणु क्रमांक बोला जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। आपको पता है वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन नाभिक में कौन, प्रोटॉन ही पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में लगाया जाता है, चक्कर लगाता है, तो आपके नाभिक में तो होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नाभिक में, तो परमाणु क्रमांक नाभिक में कौन दर्शाता है, प्रोटॉन दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सेम तत्व होता है पॉजिट्रॉन, वो लगभग इलेक्ट्रॉन के समान होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन में नीचे अभिकथन एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखें, कारण यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो बात करेंगे ये दोनों ही जो अभिकथन है, एक अभिकथन और एक कारण, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प देखते हैं, यहाँ लिखा है दोनों सही है, यहाँ भी दोनों सही है, लेकिन बोला है कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, तो ये गलत है। इसमें कारण का अभिकथन से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन बता रहे हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सच नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है इनमें से, तो इनमें से आप देखेंगे आपके विकल्प दिए हैं, यह तत्वों के नामों के लिए आशुलिपि या शॉर्ट हैंड संकेतन है, तो बिल्कुल सही है। आपको सही नहीं वाला बताना है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, बहुत ही बढ़िया, ये भी सही है। अगला जो विकल्प है वो लिखा है, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है, तो देखो तीसरा ये डी ऑप्शन, चौथा भी सही है, ये सी ऑप्शन गलत है। ठीक है,
तो सी ऑप्शन गलत है, जबकि ये जे थॉमसन ने नहीं, जे बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, इसका जो सबसे पहले प्रयास है, इसको प्रस्तावित करने का प्रयास है संकेत के रूप में तत्वों को, तो वो किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। तो ये जो चैडविक हैं या जे थॉमसन है, तो ये इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपको बता दें, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हमने लिया, हाइड्रोजन लिया पहले तो, ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H। इसके जो अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर किसी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, और इसका परमाणु भार भी 1 ही है। तो हम कह सकते हैं जो परमाणु भार है, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन है, उसका मान 1 है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है तो उसका भी मान 1 है, क्योंकि पता है आपको किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर इसमें प्रोटॉन 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान बनेगा तो वो भी 1 बनेगा, क्योंकि नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो आपको याद रखना है, एक हाइड्रोजन परमाणु होगा कोई भी, जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है H, उसके जो नाभिक होगा, नाभिक में अगर प्रोटॉन पूछा जाए तो 1 होगा। अब प्रोटॉन 1 है तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी तो 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है ना, जब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो क्वेश्चन में बोला है न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु में 0 होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ नहीं होता है। ठीक है, डी विकल्प सही है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आयन होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही है? अभी आपने सही नहीं है बताना है। ठीक है, अभी आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की घटना जो होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपकी? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके विकल्प दिए गए हैं, तो इसका हम विस्तृत में जानेंगे। लिखा है एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये बात हो गया। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट और विकल्प दिए हैं, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को हटाता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। तीसरा लिखा है वनस्पति तेल एक हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। वनस्पति तेल वाला जो क्वेश्चन है, तो आपको ये हो गया। चौथा विकल्प देखेंगे, चौथा विकल्प लिखा है धातुओं को जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। तो आपने देखा, आपके जो सही नहीं वाला विकल्प बताना, तो आपको देखना है जो पहला बात है वो सत्य है, दूसरी बात है वो भी सत्य है, और बात करेंगे जो चौथी बात है धातुओं का जंग लगना ऑक्सीकरण अपक्रिया है या प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, तो ये भी सत्य है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं होती है, आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं होती है, ये एक अपचयन अपक्रिया होती है। ठीक है, अपचयन अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है, तो हम कह सकते हैं वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ये उपचयन अपक्रिया नहीं होती है, जबकि अपचयन अपक्रिया होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी विकल्प सही है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव कणों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य हैं प्रति द्रव कण जो, उनको क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल एक जैसा, इसके जैसा एक और तत्व होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो लगभग कितना सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे में 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना, 19 कूलाम होता है, वो भी माइनस का। ठीक है, अगर पॉजिट्रॉन की बात की जाए तो 1.6 गुणे में 10⁻⁻19 कूलाम इसका भी होता है, बस इसका प्लस में होता है। ठीक है ना, और अगर इन दोनों की द्रव्यमान की बात करें तो ये 9.1 गुणे में 10⁻, ये -31 kg होता है, और इस पॉजिट्रॉन का भी इतना ही होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन किसके समतुल्य है,
तो ये पॉजिट्रॉन के समतुल्य है, आपको याद रख लेना है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, निम्न में से या इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो एक बार अपक्रिया कर लें वो दोबारा पुनः रिसाइकल में नहीं आ सकते। जैसे आपने देखा होगा निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण क्या होता है, ये एक उदासीनीकरण, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में क्या होता है, जो आपका अम्ल होता है वो क्षार से अपक्रिया करके लवण और पानी बना देता है। लेकिन क्या लवण और पानी की अपक्रिया करके अम्ल और क्षार बना सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नॉट मतलब रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं ये वास्तविकता दोबारा नहीं कर सकता है, एक नया उत्पाद बन जाता है, फिर इसी पुनः वापस वही उत्पाद बनाना मुश्किल है इस वाले में, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आपने देख लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सीधा ठोस से गैस में परिवर्तन होना, सीधा ठोस से गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं बर्फ होती है, तो बर्फ पहले ठोस होती है मान लेते हैं, फिर उसे दो धीमे धीमे पिघलती है तो वो लिक्विड हो जाती है, उसके बाद फिर वो भाप बन जाती है, गैस बन जाती है। लेकिन ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जो सीधे ठोस को गैस में परिवर्तित करती है बिना लिक्विड बनाए। तो आपने देखा होगा जो कपूर होता है वो ठोस होता है, सीधा ही गैस बन जाता है, जल जाता है, ना कि उसे लिक्विड में चेंज किया जाता है। नौसादर होता है वो भी होता है इस ऊर्ध्वपातन का उदाहरण, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, तो ये इसी के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर था रासायनिक परिवर्तन वो क्या था, निष्क्रियकरण, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक आवेश की बात की जाए तो ये पॉजिटिव आवेश की बात करें तो अभी आपको बताया था कि प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस होता है। न्यूट्रॉन में आप क्या होता है, शून्य आवेश होता है, ठीक है। और ये क्रिप्टॉन जो होती है, ये क्रिप्टॉन है, ये नोबेल गैस है, ठीक है, नोबल गैस है। नोबेल गैस कौन सी है, ये 18वें वर्ग के तत्व हैं। 18 वर्ग के तत्व में जो भी गैसें पाई जाती हैं वो सब नोबेल गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो वर्ग 17 का तत्व है उसे हम हैलोजन वर्ग के परिवार या हैलोजन तत्व बोलते हैं। आगे अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको नोट करा देते हैं, आपको क्या याद रखना है, PEN पेन, और यहाँ पर RTC आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज चैडविक ने की थी, सी से चैडविक समझेंगे। इसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, टॉमसन समझेंगे। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड अगर ऑप्शन में नहीं आए तो आपको गोल्ड स्टीनर लगाना है, ठीक है। तो पेन बराबर ये क्या हो जाएगा, RTC, तो ये P से R हो जाएगा, E से T हो जाएगा, N से C हो जाएगा, ठीक है। ये इनके संकेत हो जाएंगे। आगे बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा व्यास होता है, हम बात करेंगे जिसकी त्रिज्या सर्वाधिक होगी उसका व्यास भी सर्वाधिक होगा, बिल्कुल बिल्कुल बात है। जैसे हम बात करेंगे, ये जो दिए हैं आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, यहाँ पर जो फ्लोरीन है F, फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना। फिर क्लोरीन है Cl, ब्रोमीन है Br, आयोडीन है I। इन सब की बात की जाए तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, Br या ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 35 होता है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा होगा उसका परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी, यानी कि हम कह सकते हैं जो जिसका परमाणु क्रमांक 53 है इसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो सर्वाधिक होगी इन चारों में से, ठीक है ना, त्रिज्या इनमें से सबसे ज़्यादा होगी। अब जिसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा है उसका व्यास भी सबसे बड़ा होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है वो नमक की कमी से जो रोग होता है, या हम बोले आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे घेंगा बोलते हैं, ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ये विटामिन डी से प्राप्त होता है, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन कई जगह मिला होगा। चलो अच्छा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आयोडीन की कमी से जो होता है वो ग्वाइटर रोग या गलगंड रोग, या बोले तो हम जो आपका घेंगा रोग होता है उसे बोलते हैं। अब देखिए इन सभी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में, आयोडीन में, इन सब में त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या किनकी बड़ी है, आयोडीन की। सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, फ्लोरीन की। अगर हम बात करें ये किस वर्ग के तत्व हैं, तो आपको पता है टोटल 18 वर्ग है, और ये 18वें वर्ग में से कौन सा, ये 17वें वर्ग के तत्व हैं। 17वें वर्ग के तत्व को हैलोजन परिवार या हैलोजन के तत्व भी कहा जाता है।
इन सब की जो संयोजकता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनकी जो परमाणु जो संयोजकता है वो कितनी है, -1 होती है इन सभी की। तो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और याद रखना है, जैसे आपको पता है इसमें फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 9 है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन 9 होंगे, ठीक है। और अगर आपसे प्रोटॉन पूछा जाए तो वो भी 9 ही होंगे, क्योंकि आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन इसके में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो संकेत है वो O है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 6 भरे जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जितनी भी ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसके साथ आपको याद रखें, अगर आपको ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन पूछा जाता कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये आपके 8 होने वाले थे, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, आपको ये भी पता होगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन भी कितना है, 8 है। लेकिन अगर इनका परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता, वेटेज जो होता है बाहर पूछा जाता, तो ये द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो वो कितनी होती है आपको पता है। वो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, ठीक है ना। तो उसका जो होता है वो लगभग कितना, 16 के आसपास होता है, तो ये 16 हो जाता है इसका परमाणु द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। लिखा है इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन, गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस। तो अपघटन हो गया, विद्युत अपघटन होता है या ऊष्मीय अपघटन होता है, ये ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब के सब क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है। ये क्या है, भौतिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है। तो इस तरह आप ये भी बना सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 13 प्रश्न आपको बताए गए हैं, जो आपके कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो एग्जाम में परीक्षा हुई थी रेलवे एनटीपीसी की, उसमें पूछे गए थे, ठीक है। ये आपके 2016 के हो सकते हैं, 17 के हो सकते हैं, सभी एग्जामों के क्वेश्चन है, मिक्स हैं। आपको इन सभी का प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। आपको डेली एक सेट इनका भी मिलने वाला है, साइंस से रिलेटेड भी, उसका भी आप रिवीजन कर लीजिए। और इनके समकक्ष एक दो क्वेश्चन नहीं, या पूरा थ्योरी आपको पता है, जैसे आपको रासायनिक प्रतिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन बना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका इससे क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।